हेलो दोस्तों। हम लोग देख रहे थे आनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। उसी के अंतर्गत देखेंगे मानव में मेंडली नियम अनुसार आनुवांशिकी। तो ये जो है मानव पर किस प्रकार से मेंडल के द्वारा जो कारक हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिकल सेल के कारक। तो सिकल सेल आप सभी जानते हैं एक प्रकार का रोग है और रक्त से संबंधित रोग है ना। तो ये किस प्रकार से प्रभावित होता है, मतलब माता पिता से बच्चे जो है किस प्रकार से इस रोग से प्रभावित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य में आप देखेंगे, मनुष्य में 11वें नंबर के आलिंग, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं, ये एक प्रकार का गुणसूत्र है ना? तो 11वें नंबर के आलिंग गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने का जो है कारक जो है किसमें? 11वें नंबर के आलिंग में पाया जाता है। इससे सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन व गोल लाल रक्त कोशिका बनती है और इसके कारक को दर्शाने के लिए चित्र में हम आगे आपको प्रदर्शित करेंगे आरआर, जो एक सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक हैं। ठीक है? तो ये जो आपको सिंपल आरआर मिलेगा वो सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक के रूप में दर्शाया जाएगा। ठीक है? इसी कारक के बदलाव से हीमोग्लोबिन की संरचना में अंतर होता है। ये कारक में अगर बदलाव हो जाता है ना, तो हीमोग्लोबिन की जो संरचना है उसमें क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा। जिससे रक्त कोशिकाएं हंसियाकार हो जाती है। हंसियाकार मतलब यही है दोस्तों सिकल से। सिकल मतलब ही होता है हंसियाकार होना। ठीक? तो आगे आप चित्र में देखेंगे, चित्र में इस अवस्था के कारकों को, तो जो अवस्था के जो कारक होंगे इसको 2 स्मॉल आर द्वारा दर्शाया गया है। और हंसियाकार कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है? साथ ही एक सामान्य गोल रक्त कोशिकाओं का जीवन जहां 100 से 120 दिन होता है, तो एक सामान्य व्यक्ति का और उसके रक्त के जो गोलाकार जो कणिकाएं हैं, है ना? उसका जैसे जीवन काल 100 से 120 दिन तक वो शरीर में रहता है। लेकिन एक हंसियाकार कोशिका का जीवन काल मात्र 15 से 20 दिन का होता है दोस्तों। बहुत जल्दी-जल्दी नष्ट होते जाता है। इसी वजह से एक सिकल सेल से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, उसको रक्त की बहुत जल्दी कमी हो जाती है। ठीक है? इस प्रकार रक्त कोशिकाओं के आकार में बदलाव तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता की कमी से रोगी बहुत थका जाता है। मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो है, ये हंसियाकार जो कोशिका होती है उसमें बहुत कम होती है, जिससे वो आसानी से थक जाता है। यह तब तक घातक होता है जब इसके कारक समरूपी आर आर अवस्था में होते हैं। तो कब घातक होगा? जब 2 स्मॉल आर कारक की अवस्था में जैसे कोई रहेगा ना, तभी जो है वो घातक होगा। और सामान्य हीमोग्लोबिन संबंधी कारक जिससे गोल रक्त कोशिका बनती है, हीमोग्लोबिन की संरचना बदलने वाले कारक जिससे हंसियाकार रक्त कोशिका बनती है और इस पर प्रभावी होते हैं भाई। तो सामान्य जो है, और आप देखेंगे कारक के रूप में हम जो 2 स्मॉल लेंगे, ठीक है? उसी प्रकार आप आगे 2 देखे रहेंगे, इस प्रकार से अप्रभावित के रूप में हम आगे लेंगे। आइए इसे जो है एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जनकों से संतानों को किस प्रकार से ये रोग फैलता है। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास जो है मैंने अप्रभावित वाहक पिता और अप्रभावित वाहक माता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अनअफेक्टेड कैरियर मदर और अनअफेक्टेड कैरियर फादर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इनको भी सिकल सेल है, परंतु ये जो है अप्रभावित रूप से है। मैं बताया ना अभी, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, मतलब ये अप्रभावित रूप से है, ये रोगी नहीं है। ठीक है? इनका प्रभाव जो है सिकल सेल का इनमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार जो मदर है, माँ है, वो भी अप्रभावित है इससे, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। परंतु इनके जो संतान होंगे, जैसे आप देखेंगे, यहाँ से हम कैपिटल आर ले लेते हैं और यहाँ से हम कैपिटल आर लेते हैं। दोनों को मिलाते हैं तो आप देखिए इस प्रकार से कैपिटल आर मतलब एक समान हो जाएगा 4 में से 1। उसी प्रकार से अब देखिए दूसरे नंबर में, यहाँ से हम कैपिटल आर लेते हैं और यहाँ से हम स्मॉल आर ले लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा जो है वाहक के रूप में काम करेगा, जिस प्रकार से यहाँ फादर का बना हुआ है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पास आपको दिखलाई पड़ रही। उसी प्रकार से यहाँ इसका स्मॉल आर ले लेते हैं, देखिए, और यहाँ इसका कैपिटल आर ले लेते हैं। उस स्थिति में भी आपको देखने को मिलेगा वाहक ही बनेगा यहाँ पास। और जब नीचे का मतलब पीछे का आर, स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, तो 2 स्मॉल आर होने की वजह से ये जो है चौथा रोगी होने का गुंजाइश होगा। इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा
50% वाहक हो सकते हैं, 25% जो है सामान्य, ठीक है? आपको दिखलाई पड़ रही होगी, और 25% रोगी दोस्तों। तो ये क्या है, मनुष्य में सिकल सेल के लक्षण मतलब उनके माता-पिता से अगली पीढ़ी को होने की जो है गुंजाइश कितना है, तो 50% जो संतान होंगे वो वाहक हो सकते हैं, और 25% सामान्य और 25% रोगी हो सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रही होगी दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ 4 चित्र आपको दिखलाई पड़ रही है, तो इसका मतलब ये आपके मन में ये आ रही होगी कि 1 से लेकर के 4 तक हैं, है ना संतान। मतलब 4 संतान हैं, तो चारों में से हो सकता है 1 रोगी हो और 1 सामान्य हो, है ना? और 2 वाहक हो, ऐसा आपके दिमाग में आ रही होगी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये जो है ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आप मान के चलिए, एक सिक्का को अगर आप उछालते हैं, है ना? अब सिक्का को आप उछालिए और बताइए कि वो सिक्का जो है हेड आएगा या टेल आएगा? तो आप नहीं बता पाएँगे। वो कभी हेड आ सकता है या 4 बार भी हेड आ सकता है, या फिर आप करेंगे 4 बार भी टेल आ सकता है, या फिर आप देखते रहेंगे कभी हेड भी आ सकता है और कभी टेल भी आ सकता है। उसी प्रकार इसका भी निर्धारण होता है दोस्तों। तो मनुष्य में सिकल सेल के जो लक्षण हैं, एक आनुवांशिकी बीमारी है, ठीक है? और परहेज में रहा जाए तो ये जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, और माता-पिता से जो है संतानों को फैलता है। और सिकल सेल जिस व्यक्ति को हुआ है, उसको एक चीज़ कि ये है कि उसको मलेरिया रोग जो है उसको आसानी से नहीं होता। क्यों मलेरिया आसानी से नहीं होता है? तो देखिए, बताया जाता है दोस्तों, जो सिकल सेल जो मरीज़ है ना, उसका जो लाल रक्त कोशिका है, तो सिकल सेल मरीज़ का लाल रक्त कोशिका इस प्रकार से बन जाती है, हँसिया आकार का। और एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, उसकी कोशिका जो है इस प्रकार से होती है, ठीक है? तो ये जो हँसियाकार की कोशिका है, उसमें मलेरिया के जो जीवाणु हैं, वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। इसी वजह से आप मानिए उसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसी वजह से जिन्हें क्या सिकल सेल हो चुकी है, उसे मलेरिया नहीं हो पाता है दोस्तों, ठीक है? तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, मान के चलिए। जो सिकल सेल के जो रोगी हैं, उसके अंदर मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया के प्रति उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अब आइए देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार होता है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने बताया था कि मेंडल का पृथक्करण विधि किस प्रकार से है। तो मेंडल के पृथक्करण विधि के द्वारा ही मनुष्य में लिंग निर्धारण भी उसी के जैसे हो पाता है। तो देखिए किस प्रकार से है। हमने मनुष्य के गुणसूत्रों के बारे में जैविक प्रक्रियाएं जब पढ़ रहे थे, उस समय हम लोगों ने पढ़ा है। हमने यह भी जाना कि मनुष्य में लिंग निर्धारण 23वां गुणसूत्र की एक जोड़ी कारकों से होता है। मादा में एक्स एक्स व नर में एक्स वाई, ठीक है? तो क्या बोला जा रहा है? तो आपको बता दूं दोस्तों, 22 जोड़ी जो है सामान्य मनुष्य के पास गुणसूत्र होते हैं, और जो 23वां जोड़ी जो होता है ना, वो एक्स एक्स हो सकता है, या फिर वो हो सकता है दोस्तों एक्स वाई। तो ये तो पुरुष के लिए हो गया, देखिए पुरुष के लिए हो गया, और ये महिला के लिए हो गया। तो ये जो 23वां जोड़ी जो होता है, यही जो है लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए क्या होता है, आगे देखते हैं। शुक्राणुओं और अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जब माता का अंडा और पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं, तब युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है, इस पर भी द्विगुणित संख्या हो जाती है, और इससे संतति बनती है, जिसका लिंग इस प्रकार निर्भर है। इसमें दोनों एक्स या एक एक्स या एक वाई, अगर दोनों एक्स है तो मादा बनती है, और एक वाई है तो क्या बनेगा, गुणसूत्र वाली युग्मनज से नर बनता है, ठीक है दोस्तों? तो वाई गुणसूत्र एक स से क्या होता है, छोटा होता है। देखेंगे आप वाई गुणसूत्र जो होगा एक स से छोटा होगा। आगे हम चित्र में और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देखेंगे नर व मादा बनने की संभावना हर जोड़े के लिए 50% है। यानी व्यक्ति का लिंग नर या मादा होना पूर्णतः एक संयोग की बात है। इसके लिए ना तो माँ और ना ही पिता जिम्मेदार है। 50% जो है क्या है, वो
अगला संतान जो है लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। जिस प्रकार वही बात है दोस्तों, जैसे एक सिक्के को आप उछालेंगे तो कब हेड आए और कब टेल आए जो है आप एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते। उसी प्रकार से ये होता है लिंग निर्धारण। आइए इसे भी चित्र के माध्यम से हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नर जो पुरुष है उसके पास एक्स और वाई है और मादा के पास है एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है? अब आगे हम देखते हैं, इसे बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो पुरुष के पास जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम है और मादा के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ठीक? दोनों को मिलाते हैं, पहले जो है पुरुष का एक से मिला दिया जाए, हाँ, फिर मादा का एक से मिला दिया गया, ठीक है? तो क्या बना? एक्स एक्स क्रोमोसोम बना। उसी प्रकार से दूसरे में देखिए, पहले पुरुष का एक से मिला दिया गया, फिर मादा का जो है एक से मिला दिया गया, तो यहाँ भी बना एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब मादा का जो है आप देखिए एक से मिला दिया गया यहाँ पास और पुरुष का वाई मिला दिया गया, ठीक है? तो यहाँ नर बनने की चांस हो गई। अब मादा का यहाँ एक से मिला दिया गया और पुरुष का वाई मिला दिया गया, तो यहाँ फिर एक्स वाई बनने की चांस हो गई। इस प्रकार से आप बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो मादा यानी पुत्री जो है हो सकती है, आप देखेंगे इसका चांस कितना होगा? इसका चांस हो गया 50%। उसी प्रकार पुरुष बच्चा जो है लड़का होगा, इसका भी आधार हो गया 50%। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो ये किस प्रकार से संभावित है? 50% ही संभावना है और 50% संभावना है, इसका मतलब आप कह नहीं सकते कि संतान जो है लड़की होगी या लड़का। क्योंकि वही चीज़ है, जैसे सिक्के को आप उछालेंगे और आपको पता नहीं होगा कि हेड आता है या टेल आए, उसी प्रकार से लिंग निर्धारण भी होता है और एक ऐसा साइंस है जिसके बारे में अभी तक वर्तमान में कोई दावा नहीं कर सकता दोस्तों, कि जो संतान होने वाली है वो पुरुष हो या फिर लड़की हो। इतने जानकारी के बाद आपके लिए एक प्रश्न ये है, आप कमेंट्स के माध्यम से ये मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, नर जनन कोशिकाओं में एक्स वाई होने से व्यक्ति के लिंग निर्धारण में नर का हाथ हो सकता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप जो है अगर सहमत हैं तो यस लिख सकते हैं कमेंट्स में और असहमत हैं तो आप नो लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है ये जो है 50% है दोस्तों, ठीक है? अब आगे जो है अपने अनुसार जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। तो नर जनन कोशिकाओं में एक्स वाई होने से देखिए, एक्स वाई जो है ज़रूर, लेकिन जो पुरुष जो है ना उसके मुताबिक नहीं होगा। उसके मुताबिक जो है कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को सोच कर के जो है आप कमेंट्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। यस लिखिए या फिर नो, अपने अनुसार आप बताइए। आगे देखते हैं। अब देखिए, जनकों से संतानों तक कारक या जीन, तो ये जीन के नामकरण किस प्रकार से हुआ? तो आप देखेंगे आनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान मेंडल ने ही दिया है। जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाना चालू किया था, तो मटर के जो फूल हैं उस पर उन्होंने बहुत से ऐसा संकरण कराने की कोशिश किया। इसी वजह से आनुवांशिकी का जन्मदाता कहा गया। किसे कहा गया आनुवांशिक का जन्मदाता? मेंडल को, ठीक है? या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी उसे कहा जाता है। मेंडल ने परिकल्पना की कि प्रत्येक लक्षण एक जोड़ी कारक के द्वारा प्रकट होता है। इसे लगभग 60 साल बाद 1920 में टिड्डों के गुणसूत्र पर प्रयोग कर रहे सटन, एक वैज्ञानिक का नाम है भाई सटन, उन्होंने टिड्डों पर प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मेंडली कारक गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं। तो मेंडल ने जो कारक बताया था ना, वो किस पर मौजूद होते हैं बताया उन्होंने? गुणसूत्र पर। और किसी एक जनक के एक जोड़ी गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र ही संतान को मिलता है। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा, तो वही चीज़ बोल जा रहा है। देखिए यहाँ पर, किसी एक जनक के एक जोड़ी गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र ही संतान को मिलता है, ठीक है? मेंडल को बैंगनी और सफ़ेद फूल के बीच की कोई अवस्था नज़र नहीं आई, क्योंकि बैंगनी और सफ़ेद रंग के कारक अलग-अलग गुणसूत्र पर पाए गए। अतः मिला-जुला स्वरूप बनने की संभावना कम से कम होती है। तो देखिए दोस्तों, मेंडल के कारक को आगे चल कर के जीन कहा गया। तो मेंडल ने बताया था ना कि बैंगनी रंग का फूल कब होगा या व्हाइट रंग का फूल कैसे होगा और किस प्रकार से उन्होंने संकरण कराया था। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उस कारक जो था उसे क्या कहा गया आगे चल कर के? जीन कहा गया। तब यह स्वीकार कर लिया गया कि जीन ही वंशागति के लिए उत्तरदायी इकाइयाँ हैं। बाद में हमें यह भी पता चला कि एक जीन से बैंगनी रंग निर्धारित होता है
तो जीन से ही बैंगनी रंग क्या है निर्धारित होता है। पर जीन क्या है? सोचिए ज़रा दोस्तों, पर जीन क्या है? शोध आगे बढ़ा और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की खोज हुई। डीएनए के बारे में आप सभी जानते हैं, है ना? नाभिक में पाया जाता है। तो डीएनए की खोज हुई और उस पर उन हिस्सों की खोज होने लगी जहाँ से लक्षणों का निर्धारण होता है। जीन डीएनए के उस हिस्से को माना गया जिससे प्रोटीन बनने की सूचना मिलती है। किसी जीन समूह में एक भी जीन में फेरबदल से नए जीन समूह बनते हैं। तो प्रोटीन समूह में क्या होता है? जीन समूह में आप देखेंगे, एक जीन में भी फेरबदल अगर हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? एक नया जीन समूह बनते हैं। ऐसे जीन समूह वाली संतान नए जीन समूह की होती है, चाहे वो हमारे शरीर में कोई नए जीन वाली कोशिकाओं का समूह क्यों ना हो। नए जीन समूह से नई प्रजाति निर्मित होती है और इसके आधार पर प्रजातियों की परिभाषा आनुवंशिक प्रजातियों की अवधारणा अब जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दी जाती है दोस्तों। तो आपने देखा किस प्रकार से जनकों से संतानों तक आनुवांशिकी जो है कैसे प्रभावित करता है और कितना जो है हमारे लिए आनुवांशिकी महत्वपूर्ण रखता है हमारे जीवन में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।